नमस्कार भाइयों, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल पे। मैं शिबू आनंद तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सफल स्टडी सेंटर YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा, क्योंकि अब तो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट भी आ चुका है। 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। अगर आपको निश्चिंत ही सफलता पाना है तो आप लोग सभी लोग तैयारी में जुड़िए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो से। और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप अगर प्रीवियस ईयर पे अपना फोकस करके पकड़ बनाइएगा तो आपको और भी ज़्यादा कारगर साबित होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक शायरी है। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो सभी लोग इस बार वर्दी लेंगे और अपनी वर्दी को पक्का करेंगे। अगर आपको बिहार पुलिस में सफलता पाना है तो इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि अपने आप को भी आप जांच पाइएगा आपको कितना नंबर आ रहा है, इनको कितने नंबर का ज़रूरत है और किस टॉपिक को हमें और भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो हम 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को सभी को देखेंगे व्याख्या सहित, एक एक कर करके। और आप लोग खुद भी अपने आप को कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन के साथ लिखते जाइएगा, ताकि और आपको मदद मिल सके और अपने आप को जांच पाइएगा कि हमको कितना नंबर आ रहा है। तो आप ईमानदारी पूर्वक अपने मन से आंसर को मिलाएंगे और जवाब दे करके अपने कॉपी में नोट करेंगे। और लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने स्कोर आया है, ठीक है। तो देखिए, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा 14 अप्रैल 2010 को ली थी, मैं उसका पेपर 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या सहित, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद आपको और भी बेहतर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जैसे आसानी से इसको कम क्वालिटी में भी देख सकिएगा। अगर वीडियो लंबा हो तो आप घबराइएगा मत, आप आराम से धैर्य बना करके इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा इसमें कौन सा है? तो आप आंसर अपने कॉपी में नोट करिएगा और हम जब आंसर लगाएंगे, ठीक, तो आप मिला करके लास्ट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, दंपत्ति, ठीक है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द दंपत्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं पीस रहे हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना है। प्रश्नानुसार गेहूं पीस रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्या कहता है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। पंक्ति में किसकी है? किस कवि का ये पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये पंक्ति है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन कीजिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौरा। ठीक है, भौरा सखी, भौरा सखी सही युग में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। कहते हैं ना, घर में जो घर की मुर्गी दाल के बराबर, वही बात है यहाँ पे भी। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलना। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, आप असफल हो गए हैं तो क्या करोगे, यही सही है, 1 नंबर ही। ठीक है, सही वाक्य इसका, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। ठीक है, ये सब बाकी सब गलत थे तीनों। ठीक है, ये भी तीनों इसका गलत है ऑप्शन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे वाक्य एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है। कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। कलांकित शब्द देखिए कृतधन है, वह मनुष्य कृतधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आसान फरमोश। वह मनुष्य कृतधन है, वाक्य में कृतधन शब्द का अर्थ आसान फरोश है। ठीक है, देखिए 8 नंबर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप में विवेचन। इसका सही आंसर हो जाएगा समालोचना। ठीक है, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचना, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द समालोचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। पैर फैलाकर सोना, पैर फैलाकर सोना। नौ नंबर है क्वेश्चन, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना, ऑप्शन नंबर ए। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ निश्चिंत होकर सोना है। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर ऊपर होगा, ये फर्स्ट पेज है ना, ये बड़ा वाला है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। 10 नंबर, आजानु शब्द का समास बताइए। तो आजानु शब्द का समास आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। आजानु शब्द का समास क्या होगा, अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, राशि का सही अर्थ क्या होगा, राशि होगा ढेर। ठीक, राशि का सही अर्थ क्या होगा, डबल ढेर। ठीक, देखिए 11 नंबर हो गया। 12 और 13 इंग्लिश है, तो इंग्लिश को भी हम लोग देखते चलेंगे। सभी एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है बाबू। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम ब्लैंक स्थान एजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, थ्रो। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकेम ब्लैंक एट हैंडलिंग बाय इमोशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडप्ट, डी नंबर। ठीक है, देखिए 14 नंबर भी इंग्लिश है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते चलेंगे। क्या पूछ रहा है, देखिए ऊपर दिया हुआ 14-15 में। चूज द वर्ड विच इज साइनो ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। इवोक का साइनो क्या होगा, तो इवोक का साइनो होगा कॉल फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। इवोक का साइनो क्या होगा, कॉल फोर्थ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का साइनो होगा प्राइवेट मीटिंग, ऑप्शन नंबर ए। कॉन्क्लेव का साइनो होगा प्राइवेट मीटिंग, ऑप्शन नंबर ए।
अब हम लोग देखेंगे, देखिए जीके जीएस आ गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद फिर मैथ को देखेंगे। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों ने भाग लिया। इस युद्ध के दौरान 1917 ईस्वी में रूस युद्ध से अलग हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। हम लोग व्याख्या भी इसका देख चुके हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। यह संधि जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संधि से सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई है। तो वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है? तो जर्मनी को हुई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप और साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग रूस में हुआ था। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, और अपना भारत देश इसमें क्षेत्रफल में 7वें नंबर में है और जनसंख्या में दूसरे नंबर में, और जनसंख्या में सबसे पहले आएगा चीन। ठीक है, तो अब नया आंकड़ा के अनुसार चीन पीछे हो गया और भारत की आबादी बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 1917 ईस्वी में किया था। देखिए बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व लेनिन थे। यह क्रांति नवंबर 1917 में हुई। क्रांति का महत्वपूर्ण कारण रूस के जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाधारी शासन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 20 नंबर। जूम आउट कर लेते हैं और थोड़ा, ताकि आप लोग को सुविधा अगर कम क्वालिटी में देखिएगा तो बहुत अच्छा तरीका से दिखे। देखिए 20 नंबर है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? ठीक है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हाथ इसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो किस प्रकार पार्टी की सरकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रागज की। संप्रति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चुनाव जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 17वीं लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का अर्थ लोगों मतलब जनता का, तंत्र मतलब शासन होता है। लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 23 नंबर। ठीक है, बढ़िया से सब लोग देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन को व्याख्या भी देते जा रहे हैं। सभी लोग इसको पूरा देखिए, कोई भी स्किप मत कीजिए इस वीडियो को, और अपने मित्रों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थोड़ा सा खांसी है, फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसको मिस नहीं करना है। एक एक दिन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, और हम लोग एक एक सेट प्रत्येक दिन करते जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? जिसका सही आंसर हो जाएगा अकाली दल। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और हम फिर भी बता देते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और चौथा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का, और पांचवा है बहुजन समाज पार्टी, और छठा है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये सब 6 हो गया राष्ट्रीय पार्टी। इसमें पूछ रहा है क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल होगा अकाली दल क्षेत्रीय दल है, और जनता दल क्षेत्रीय दल है जो कि जदयू जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। खिस्सा कहा जाता है ना, बार बार गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? जिसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, और इसरो उपग्रह केंद्र बंगलोर में है जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तथा भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देंगे 25 नंबर। 25 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज मतलब दोनों एक ही जगह मिलेगा, जब मिलेगा तो दोनों एक ही जगह। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। प्रायः ये दोनों खनिज किसी भी खान में साथ साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया? जिसका सही आंसर हो जाएगा रंगून में, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। इस क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून, जो कि बर्मा में पड़ता है, रंगून भेज दिया। रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही उनका मकबरा बना दिया गया। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून। सॉरी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जिसको सीमाएं 3 महाद्वीपों से लगता है। ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप से मिलता है। ठीक है, जिसका सही आंसर रहेगा जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 28 नंबर। एक एक क्वेश्चन को देखते जाना बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन है 28 में, सिजगी क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधा में रेखा में स्थित को सिजगी कहते हैं। देखिए सिजगी या युति वियुति की स्थिति, सूर्य ग्रहण कब लगता है पता है? अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। तो सिजगी या युति वियुति की स्थिति सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के समय बनती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी या युति वियुति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? जिसका सही आंसर रहेगा बाणभट्ट।
देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और इतिहासकार बाणभट्ट था द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित्र में शासक हर्षवर्धन के समय संपूर्ण जानकारी मिलती थी, तो बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो इसका सही हो जाएगा खार्तूम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है। खार्तूम सूडान की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खार्तूम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय संविधान में 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? इसमें से 3 जीता गया और 1 नहीं जीता गया, तो वो था गुजरात जीता गया था। गुजरात जीता गया, बुंदेलखंड जीता गया, मालवा जीता गया, उड़ीसा नहीं जीता गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से लेकर के 1740 तक था। ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य विस्तार हुआ, लेकिन पेशवा बाजीराव प्रथम उड़ीसा क्षेत्र नहीं जीत सका था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष के लिए। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक होता है निम्न राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदले जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 36 नंबर, क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत में मुगल सम्राट की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र का नाम था अकबर और अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जिसमें बाबर ने दिया, हुमायूं से दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, क्वेश्चन है 37 नंबर, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति की शुरुआत की। इस नीति को गोद निषेध नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत सबसे पहले हड़पी जाने वाली रियासत सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो राज्य हड़प नीति का किसने शुरुआत किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जिसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पनामा नहर से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। यह कृत्रिम झील है। इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर को कौन जोड़ता है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। में क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन थे? तो इसका जन्मदाता थे वन महोत्सव का के मुंशी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता के मुंशी जी थे। वृक्षारोपण उत्सव को वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होता है प्रत्येक साल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। डफला तथा सिंहपो जनजातियाँ निम्नलिखित में किस प्रदेश में पाई जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए डफला तथा सिंहपो जनजातियाँ भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित से किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल राज्य में से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगलों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तुजू दर्रा भारत को किस देश में मिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ता है। देहांग दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर। चल जाओ ऊपर। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार में, जिसके ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी के केप कोमेरिन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देंगे 45 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को
इस नाम से भी पुकारते हैं। इस नाम से मतलब किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सियाल। पृथ्वी को भूपृष्ठ स्तर को सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इसके CSI और L, सियाल। इसे SI मतलब सिलिका और L मतलब एल्यूमिनियम बहुलता पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस अंग्रेजों ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जिसका सही आंसर रहेगा चार्ल्स विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स विल्किंसन नामक अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसमें भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 48 लोग, सभी लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो विद्यार्थी बुक नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम पेज बाय पेज और टॉपिक बाय टॉपिक हम और सेट बाय सेट डेली एक एक प्रैक्टिस सेट और सोल्व पेपर प्रीवियस ईयर का डालते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, तो सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक दर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय शासक टीपू सुल्तान ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना पहला दूतावास खोला। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इन्होंने विदेशी व्यापार के शासक के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे थे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के 1 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। प्रत्येक 350 देखिए अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन। चलिए 50 क्वेश्चन का प्रश्न और व्याख्या हम लोग देख लिए। 50 प्रश्न और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग इसको भी तेज़ी से देख लेंगे। चलिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिलता है? कोठार मतलब किसको कहता है? अनाज संग्रह स्थल, इसको गोदाम कहते हैं, इसको कोठार कहता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी को कोठार, गोदाम। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से विशाल कठोर कोठार मिला। कोठार मतलब अनाज संग्रह का स्थल बता ही दिए आपको हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 नंबर, ये मिलान करने वाला है। ठीक है, इसको मिलाइए बढ़िया से, देखिए क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। एनीमोमीटर, ये तो हवा का वेग मापता है एनीमोमीटर, सब लोग को पता होगा। ठीक है, और सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापता है। ठीक, और साइक्रोमीटर ये आर्द्रता मापता है, ऑप्शन नंबर सी का 4। बैरोग्राफ, बैरोमीटर देखिए दाब मापता है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको देख रहे मिला लेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूँ। एनीमोमीटर देखिए उपकरण
से हवा का वेग मापते हैं, सिस्मोग्राफ उपकरण से भूकंप, साइक्रोमीटर उपकरण से आर्द्रता और बैरोग्राफ से दाब मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 52 नंबर। क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी, ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी के अधीन गवर्नर थे। ठीक, इनका शासनकाल जो है से 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने को बंगाल का शेर कहा। भारत का सहायक संधि के जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसोंग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 54 अब अगला, ये भी मिलान करने वाला है, तो इसको भी हम बढ़िया से मिलान करेंगे, सम्मिलित करेंगे, इसको कैसे क्या होगा, इसे नृत्य कहा है। ठीक है, आ जाओ बाबू। तो चलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये है पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल। और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जगह डोल पूर्णिमा, 1, 2 के 4। और केरल में ओणम मनाया जाता है। और असम में भोगली, असम के बिहू, भोगाली बिहू। ठीक है, तो चलिए 54 नंबर मिला लिए हम लोग। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि सबको याद भी रखना है आपको, आगे अगर पूछेगा तो आपको खुद से बताना है। भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित त्यौहार है पोंगल। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित त्यौहार है डोल पूर्णिमा। और केरल राज्य से संबंधित त्यौहार है ओणम। और असम राज्य से संबंधित त्यौहार है भोगाली बिहू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुआ। इसमें भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी से पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1929 को लाहौर अधिवेशन में, 1936 को लखनऊ अधिवेशन में, 1937 ईस्वी में के फौजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 3 बार। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी वे 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1951 ईस्वी में दिल्ली में, 1953 में हैदराबाद अधिवेशन में, 1954 में कल्याणी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर हम लोग। क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य लिखा गया, तो बौद्ध साहित्य को इस भाषा में लिखा गया तो पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब 58 नंबर देखेंगे। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कौन है? बताइए, क्वेश्चन एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर कौन है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। एलिफेंटा भारत के महाराष्ट्र राज्य के
मुंबई के पास धारपुरी में स्थित है। इन गुफाओं में हाथियों की आकृति होने के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा गुफा रखा। इसका नाम पहले क्या था? तो पहले नाम था धारपुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी में हर्षवर्धन है। बी फॉर बहारो फूल बरसाओ। ठीक है। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन चुना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, दोनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? अब साइंस का क्वेश्चन ये है, तो इसका सही आंसर होगा मृग तृष्णा बनने के कारण है पूर्णांतिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। ठीक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेन गैस का उष्मांक सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में तथा सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो उनको जानकारी होगा ये। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 64 का सी। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, चांद के पार चलो। ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की औसमित ऊर्जा होती है, सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, इसलिए सूर्य औसमित ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन तथा परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा बी नंबर। चलिए 66 देखेंगे, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दूध। ऑप्शन नंबर ए। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस प्राकृतिक रूप से अंडे, पनीर, दही, दूध और डार्क चॉकलेट मतलब डेयरी मिल्क जैसे खाद्य पदार्थों से मिल सकता है। डेयरी मिल्क सुन के तो कितने लोगों को मुंह में पानी आ भी गया होगा। तो किस किस को दिए हैं डार्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, वो दिए हैं लेकिन वो वापस नहीं दी होगी। ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, जिसको 23 जोड़ा भी कहते हैं। तो मानव शरीर में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों का प्रारूप होते हैं।
एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक, एक जोड़ी मतलब एक माता से आता है, एक पिता से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने की थी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फोर चांद के पार चलो। 69 नंबर देखिए, प्रेशर कुकर भोजन पकने के समय को कम कर देता है, क्यों? ये भोजन जब पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में वो कम समय में ही पक जाता है, कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रेशर कुकर में भोजन को पकते समय कुकर का भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है, अतः प्रेशर कुकर में भोजन पकने में कम से कम समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन को एक एक कर रहे हैं व्याख्या सहित। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों और ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और उनको भी शेयर करिए आप, जो आपके बहुत ही प्यारे और दिल के करीब हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 70 नंबर, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है काला, ऑप्शन नंबर डी। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है काला। देखिए, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग काला तो होता है। काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है और सफ़ेद रंग प्रकाश का उत्सर्जक होता है, इसलिए गर्मियों में काले रंग के कपड़े में अधिक गर्मी लगती है। तो मैं कहता है कि गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनो, उजला पहनो, थोड़ा सा सूती वाला, तो आपको आरामदायक मिलेगा पहनने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो इस देखिए, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है इसका सही आंसर। कुल लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इसको मोटा मोटी कर सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। दूरदर्शी वस्तु का उपयोग है, दूरदर्शी वस्तु का उपयोग कहाँ है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए तो सीधा सिंपल सा प्रश्न है। दूरदर्शी मतलब दूरदर्शी किसको कहते हैं? दूरबीन को कहते हैं दूरदर्शी। अब पता है दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो दूरबीन का आविष्कारक है गैलीलियो। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। पेयजल में शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं। बस दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापने के लिए सेक्सटेंट नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए 75 नंबर क्वेश्चन। सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही आंसर होगा चीन। सॉर्स विषाणु की शुरुआत चीन से हुई है। ये छोटा चीन जो है ना, यही सब चमगादड़ की खा पी करके सब विषाणु और कीटाणु को बढ़ावा देता है और नया नया बीमारी खोज के लाता है छोटा। तो कोरोना वायरस भी यहीं से निकला था, लेकिन अभी तक गछा नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। सॉर्स मतलब सॉर्स का फुल फॉर्म बताइए। सॉर्स का फुल फॉर्म होगा सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सॉर्स का पूरा नाम होगा सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक विषाणु जनित बीमारी है। इसकी शुरुआत 2002
और 3 के बीच में चीन से हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। संवेग संरक्षण के कारण क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, जिस कारण उन्हें चोट नहीं लगता है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यदि पिंडों को किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है तो निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसे क्यों लगाया जाता है ना, तो इसके सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सत्य तत्व दिए हुए हैं ऊपर, ऑप्शन के हिसाब से हम बोले। बाकी देखिए आपको हम क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है क्योंकि यह तप्त संपीड़ित से दूर रखा जाता है ताकि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा रख सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 नंबर। पायरिया निम्नलिखित में से किस अंग का रोग है? तो पायरिया जो रोग है ना वो मसूड़े का रोग है, कहते हैं ना पैरिया। देखिए ट्रेन में बहुत इसका प्रचार चलता होगा। पायरिया से मतलब मुंह से बदबू आना, खून आना, ब्लड आना, दाग लग गया दांत में, इस सब का एक दवा देता है सब ट्रेन वाला। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या। पायरिया मसूड़े का अंग का रोग है। इसमें मसूड़ों से रक्त निकलता है। यह एंटी अमीबा जिंजीबेलिस नामक परजीवी से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर। पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर वो परिवर्तित रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। ये पानी के टैंक में बर्फ़ एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित होगा, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से बने पानी का आयतन बर्फ़ द्वारा हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर। पीसा मतलब इटली, पीसा का मतलब इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? जिसका सही आंसर रहेगा डी नंबर। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के केंद्र रहती है। जिसके पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 नंबर। फेहलिंग विलयन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? जिसका सही आंसर होगा एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब एल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन हो जाता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होता है, जिसे फेहलिंग परीक्षण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होता है वो संतृप्त तो अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, देखिए सब तो हो ही सकता है इसमें। देखिए क्रोटोनिक अम्ल, एक्रेक्लिक अम्ल और ओलिक अम्ल आदि सभी असंतृप्त अम्ल है। वसा के निर्माण में भाग लेने वाले वह अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होते हैं और संतृप्त बस ये अम्लीय कहलाता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित से किसमें सर्वाधिक प्रबलता प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HF। HF की मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन आबंध में सबसे अधिक प्रबलता HF बोले तो हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रदर्शित करता है। वह आकर्षक बल जो किसी एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु के किसी दूसरे समान या असमान अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बंधता है, उसी आकर्षण बल को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। एक एंगस्ट्रम का प्रतीक होता है 1⁻0। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा 10⁸ सेंटीमीटर। देखिए प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई होता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। मीटर को 100 से भागा दे देंगे तो हम सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटेन। देखिए पेंटेन एल्केन ग्रुप का सदस्य है। इसका सूत्र होता है C5H12। यह एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। एसिटिलीन अविलय है। इसका सही आंसर होगा जल में एसिटिलीन अविलय होता है, बाकी सब में विलय जाएगा, ये घुलता नहीं जल में। एसिटिलीन जल में अविलय है C2H2, मतलब एसिटिलीन का फॉर्मूला था C2H2। एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, देखिए 87 नंबर क्वेश्चन को। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्टि होता है कि एमीन कार्बेलिमीन अभिक्रिया देने लगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्लोरोफॉर्म को देखिए सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफॉर्म प्राथमिक एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है और इसके बाद कार्बोलेमीन अभिक्रिया देने लगता है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन ये 88 नंबर। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और विषैला होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मीठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल देता है। तो ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल देता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल भी देता है, ग्लाइकोक्सोल भी देता है, ग्लाइकोक अम्ल भी देता है। तो ये सभी देता है। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा सही आंसर। देखिए ग्लाइकोल का स्वाद में, देखिए ग्लाइकोल पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने पर वह ऑक्जेलिक अम्ल देता है। ग्लाइकोल की उत्पत्ति किस हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के 2 हाइड्रोक्सिल समूहों में प्रतिस्थापित करके होती है? तो और ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा। इसके जस्ट 88 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 90 नंबर। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है? तो हो सकता है, क्या हो सकता है? एक असांद्र एल्कोहल हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है, एक एल्डिहाइड, ये सभी हो सकता है। एक असांद्र एल्कोहल, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड ऐसे यौगिक हैं जिसका आणविक सूत्र C3H6O है या C3H6O एसीटोन एक रंगहीन, अभिलाषणीय, गंध वाला ज्वलनशील द्रव्य है जो पानी, स्थिर और एल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब मैथ आ गया, तो मैथ का एक हम सेपरेट वीडियो बना करके दे देंगे आपको। बाकी हम यहाँ आपको एक तरीक़ा से बता देते हैं। ठीक है, यदि x बराबर 0 तो कोस x थीटा प्लस x²/22 बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका 1 हो जाएगा आंसर। देखिए कोस 0 का मान रखिएगा
तो कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है। साइन 90 का मान होता है 1 और कोस इसका 0 उल्टा होगा, कोस 0 का मान होगा 1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ कोस 0 का मान 1 प्लस 1² 0/22 कोस 0 का मान 1 और इधर 1 1 1 2 1 प्लस 0 1 ही ना इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर का 1, ठीक है। 92 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। व्यंजक कितना का मान, इसका हम मैथ का एक सेपरेट वीडियो बना दे देंगे आपको, ठीक है। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 रुपया 90 पैसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। हम लोग एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेकंड, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे 4 से निकालिएगा, निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी जूम किया हुआ है पहले से ही। देखिए अगला क्वेश्चन है मैथ का ही है, वह न्यूनतम संख्या जो 6155 में घटाया जाए कि उत्तर संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 6155 में अगर 71 को घटाइएगा ना तो आप 78 का स्क्वायर आएगा, आप करके देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। 78 का स्क्वायर करिए, इसको 71 को घटने के बाद इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/19, ठीक। ये सबसे बड़ा होगा, इसको 14/33 को 14 से भागा दीजिएगा तो आएगा 0.4 कुछ करके आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, ये x² -5x बराबर 8, इस को ऑप्शन से भी रख सकते हैं या फिर द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, तो आपको ये बन जाएगा। इसका सही आंसर होगा 97 के आएगा 3 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। देखिए अब 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान हो सकता है। तो साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1 और 0। देखिए साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। तो थीटा किसी भी मान के लिए साइन का मान हमेशा धनात्मक होता है और 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निन्यानवे क्वेश्चन है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1900 रुपया, इसको निकालिएगा। हम एक मैथ का सेपरेट वीडियो आपको एक बना करके दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। तो आज का क्वेश्चन और सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। 1 से लेकर के हम लोग 100 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखें, ठीक है। और आप इसको देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये सेशन, क्योंकि हम लोग बहुत सारे देखते होंगे आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवा दिया, और हम क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर का व्याख्या भी देते गए। वीडियो लंबा मानते हैं थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन आपको जानकारी भी तो मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से अपने ग्रुप में और अपने मित्रों को शेयर करिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में हम।
जय हिंद, वंदे मातरम।